क्या आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और प्रश्नों को अंतिम धार देना चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी गलती जो हो कम से कम, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हाय, मैं अभिषेक हूँ। ऐसे मैं अभिषेक ही बोलता आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। यह वीडियो बिहार एसआई के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हमने बनाया है, जहां पे आपको ये चेक करना है कि आप इन 10 में कहां पहुंचते हैं। यदि आप इस 10 में 8 या 8 से ज्यादा है तो आप ठीक ठाक हैं, यदि उससे कम है तो आपको थोड़ी मेहनत की ज्यादा जरूरत है। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है। इसको यदि अंग्रेजी में बोला जाए तो अंकटाड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंकटाड। हिंदी में हमने लिखा है, क्योंकि बिहार वाले हिंदी ही पढ़ते हैं ज्यादा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदी ही पढ़ते हैं, मतलब हिंदी हम लोग ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? UNCTAD तो उसको बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जिनेवा, संघाई, न्यूयॉर्क। सही उत्तर है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वही इसका मुख्यालय है। आप बता सकते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र का कोई किसी विंग का मुख्यालय काठमांडू में भी है? सर्च करके देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को केंद्र में रखना, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जिसमें लोग एवं ग्रह के मध्य संतुलन हो, तीसरा और प्रौद्योगिकी का त्याग, चौथा इनमें से कोई भी। देखिए, हमारे इस सिविलाइजेशन में जब से हमने रिवोल्यूशन किया, जब से हमने औद्योगिक क्रांति की है, तो हमारे विकास और धरती के पर्यावरण संतुलन के बीच में खींचतान शुरू हो गई। तरह तरह के अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर इसके लिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो मानवीय विकास प्रौद्योगिकी के साथ और साथ ही प्रकृति का क्या बोलते हैं संतुलन के बीच, मतलब मानव के विकास और प्रकृति संतुलन के बीच के जो परिसीमा होती है या बीच का जो बाउंड्री लाइन होता है, उसको केंद्र में रख करके इस मॉडल को विकास किया गया था या यह मॉडल लाया गया था। तो इसका सही उत्तर है बी, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जिसमें लोग एवं ग्रह के मध्य संतुलन। अब सवाल उठता है कि इसे किन्होंने लाया था? तो एक इंग्लैंड की अर्थशास्त्री थी। कहां की थी? इंग्लैंड की। इनका नाम था केट रॉबर्ट। केट रॉबर्ट लिख देता हूं मैं, केट रॉबर्ट। ये इंग्लैंड की अर्थशास्त्री थी। इन्होंने इस मॉडल को रखा था जिसका मूल उद्देश्य था ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां लोग एवं ग्रह के मध्य संतुलन। आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो दर्जनों सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए नष्ट हो गए कि उन्होंने अपने लिए तत्कालीन समय में अपने लिए जो पूरा क्षेत्र विकसित किया था, वहां के प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए। जिसमें सबसे बड़ा जो अभी तक आया है वो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है। सोचिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब पूरी दुनिया जंगलों में रहा करती थी तो उन्होंने एक शहरी सिविलाइजेशन बना लिया था, लेकिन वो नष्ट हो गए। नष्ट किस लिए हुए? कहीं बोला जाता है बाढ़ लगा, कहीं लगा आग लगा, कहीं कुछ लगा, जबकि वास्तविकता यही है कि जो अभी तक मुख्य रूप से उभर के आई है वो यही है कि उन्होंने अपने लिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उसका उपभोग करा। सिविलाइजेशन नष्ट। ठीक है, चलिए आगे। प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण द्वारा किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। बिहार में बता देता हूं कि बिहार में यहाँ से 2-3 चीजें आती है। कैसे आता है? प्रवाहित जल के, अब कहिएगा कि श्रीमान हम तो पढ़े थे कि हवा चलता है तो उस पर कोरियोलिस बल लगता है, प्रवाहित जल के कैसे लगता है? देखिए, धरती पे कोई भी चीज जो स्वतंत्र रूप से घूमेगी उस पर कोरियोलिस प्रभाव पड़ेगा। इसको ध्यान रखें। कोई भी चीज जो स्वतंत्र रूप से घूमेगी या घूमने की इच्छा रखेगी उस पर यह प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कमेंट कीजिएगा कि कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है सबसे कम कहां होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है? यह भी पूछता है प्रश्न कि कोरियोलिस प्रभाव निम्न में से किन क्षेत्रों में सबसे कम होगा। अब आपको दे देगा 0 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको गड़बड़ा देगा, कह रहे कोई तो मास्टर बताया नहीं था। कमेंट कीजिएगा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कहां सबसे कम पड़ता है। और जो पढ़िएगा, हालांकि हमने इस पर वीडियो बना रखा है, तो देखिएगा इस तरह से कि यदि यहाँ सबसे कम है तो यहाँ सबसे ज्यादा होगा। और परीक्षाओं में इसी तरह से वो पूछ लेगा कि किसमें सबसे कम होगा। ऑप्शन दे देगा 35 डिग्री,
50 डिग्री, 90 डिग्री या 15 डिग्री। अब आपको इसमें बताना है कि कोरियोलिस प्रभाव सबसे कम कहाँ होगा। ये चीज सर्च करके या ये चीज अपने जो किताब पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं वहां से खुद से बना करके हमको आप कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, प्रवाहित जल के कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण द्वारा किस प्रकार के भू आकृति का निर्माण होता है? जलोढ़, तटबंध, मोनोटॉप और विसर्ग। सही उत्तर है विसर्ग। देखिए, नदियां जब ऐसे प्रवाहित होती हैं तो ये ऐसे ऐसे होने लगती है, ठीक है। और कभी कभी यही नदियां जो घूम रही हैं वो फिर मार्ग को सीधा कर लेती है। ये जो क्षेत्र बच गया ये वाला, इसी को गोखुर झील बोलते हैं। गोखुर झील इसी को बोला जाता है। बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है और किस नदी का है, बता सकते हैं? बिहार में सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है और किस नदी के द्वारा बनाया है? कौन सा है तो आप बता दीजिएगा। कांवर झील है, लेकिन किस नदी के द्वारा बनाया हुआ है, किस जिला में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रवाहित जल के विक्षेपण द्वारा जो भू आकृति बनता है उसे विसर्ग कहा जाता है। नदियां जो ऐसे घूमी इसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग मतलब सांप की तरह होगी, ध्यान रखिएगा। एक क्षार प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, क्षार से संबंधित आपने प्रश्न बहुत सारे पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैं हट गया हूं, पूरी तरह से सामने से हटा हूं। आप ये बताइए कि एक क्षार जो है वो क्या करता है? प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन देता है, क्या कर सकता है? अब हम तो बता देंगे, लेकिन परीक्षाओं में तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, नहीं? तो आप इसी तरह से चीजों को देखेंगे और ये बताएंगे कि कहां पर ये चीज आ सकता है। तो प्रोटॉन लेता है कि प्रोटॉन देता है, सो बताएंगे। एक चीज और बताइएगा कि ये किस मॉडल में है। प्रोटॉन को लेना देना वाला मॉडल जो होता है वो अलग होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन को लेना देना वाला जो मॉडल होता है वो अलग होता है और बाकी चीजें जो होती हैं वो अलग होती है। अब बाकी चीजें क्या होती हैं कि जब आप क्षार लवण को पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पे किसी और का मॉडल रहता है और कहीं पे किसी और का मॉडल रहता है। ध्यान रखिएगा, कहीं पे किसी और का मॉडल रहता है और कहीं पे किसी और का मॉडल रहता है। तो याद रखिएगा कि एक क्षार जो है वो प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी कि लेता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ग्रहण करता है यानी कि लेता है। अच्छा, प्रोटॉन के आधार पर क्षार और लवण का वर्गीकरण किन्होंने किया? कमेंट कीजिएगा। तो क्या श्रीमान सामने तो आप कमेंट करवा रहे हैं, दिक्कत तो है। तो भैया मेरा उद्देश्य यही है कि आप बार बार अपने पाठ्य पुस्तक को देखें। ध्यान रखिए कि किसी भी टीचर के वीडियो को देखकर, किसी भी टीचर के पूरा वीडियो को देख करके, किसी भी टीचर के क्लिप को देख करके, किसी भी टीचर के साथ पूरी रात ऑनलाइन पढ़ करके भी आप बिहार दरोगा नहीं निकाल पाइएगा। इसको ध्यान रखिए। ये बिहार दरोगा तभी निकालिएगा जब आप अपने घर पे बैठ करके पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, प्रतिदिन 2 से 4 घंटे पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, अपनी गलती को कम करेंगे, तभी निकल पाएगी। चाहे इसके अलावा कुछ भी कर लीजिए, नहीं निकलने वाला। 5वां प्रश्न है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किससे है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध किससे है? टेनिस से, टेबल टेनिस से, हॉकी से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट। ये आगे के प्रश्नों को फटाफट। एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि जीवोत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ की दिशा में सर्वप्रथम किन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ? हमारा जीवन जो है वो विकसित होते होते यहाँ तक आया है और आगे भी विकास होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो जब कोई चीज विकसित हुई है तो कोई ना कोई प्रारंभिक बिंदु होगा जहां से हम यहाँ तक आए। अंत बिंदु पता नहीं क्या है, किसी कोई नहीं जानता, लेकिन प्रारंभिक बिंदु था। तो कहा जाता है कि जब हम प्रारंभिक अवस्था में आए तो कहां से चेंजिंग हुआ और उससे पहले क्या था? तो पहले को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे कहता है कि जीवोत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की दिशा में सर्वप्रथम किन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। और पूरे ब्रह्मांड में वैज्ञानिक यही पता लगाने के चक्कर में है कि ये इनमें से जो ऑप्शन मिलेगा वो कहां पर मिलता है। यदि वहां पे ये चीज है तो जीवन होगी या होने वाली है, यदि नहीं है तो किसी भी रूप में जीवन, जो हम रूप में धरती पे हैं उसके किसी भी रूप में जीवन नहीं। क्या है? पढ़िए। न्यूक्लिक अम्ल एवं अमीनो अम्ल, यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल या यूरिया एवं अमीनो अम्ल। ये आपको बताना है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए, ये इसको ऐसे में पूछता है कि जीवन की प्रारंभिक उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन
जीवन के प्रारंभिक उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सबसे जरूरी तत्व है? ये दूसरा प्रश्न पूछने का तरीका हुआ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि भाई एक चीज बताइए कि ये जो जीवन का जो उत्पत्ति होता है इसमें सबसे प्रारंभिक जो है वो क्या होता है? ये जो जीवन की उत्पत्ति होती है उसके लिए सबसे प्रारंभिक क्या होता है? ये आपको प्रश्न पूछा। अब उसमें से चूंकि जब हमने इस तरह से पूछा है तो ये आपसे और भी तरह से पूछ सकता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जीव उत्पत्ति हमने पहले ही घेरा लगा दिया और दे दिया ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं हो। पहला है न्यूक्लिक अम्ल एवं अमीनो अम्ल, यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, यूरिया एवं अमीनो अम्ल। तो सही उत्तर है न्यूक्लिक अम्ल एवं अमीनो अम्ल। जहां पर भी ये चीज है उसे माना जाएगा कि वहां पे जीवन है। एक सिद्धांत है ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत। क्या है? ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी सिद्धांत के तहत ये माना गया कि जहां पे ये चीज है वहां से जीवन के प्रारंभिक बिंदु होते हैं। अब क्या है, कहता है कि हमारा जो शरीर है वो जटिल अणुओं से बना हुआ है। तो जटिल अणु जो निर्माण हुए वो कुछ सरल अणुओं से बने हैं। तो सरल अणु कहाँ थे? समुद्र में थे। तो समुद्र के अंदर पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई। यही सिद्धांत के अनुसार आता है और इसी को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत की आजादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फरमान को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दाव कहकर नकार दिया? जब भारत आजाद हुआ बहुत सारे राज्य थे, बहुत सब सारे राज्यों का विलय किया गया। उन राज्यों के विलय में तरह तरह की समस्याएं जिसे उस समय के जो भी राजनीतिक लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं सुलझाया। कुछ राज्य थे जहां समस्याएं, जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था, ये सब राज्य थोड़े समस्या उत्पन्न किए। इन राज्यों को भी निपटाया गया। तो उसी राज्यों में से कहाँ के जो दाव था उसको कहा गया कि भाई ये सही नहीं है। कश्मीर के राजा, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हैदराबाद का निजाम। देखिए आज के दौर में हम तत्कालीन समय को कुछ अलग विश्लेषणों से देख रहे हैं, ये गलत है। भू राजनीति को भू राजनीति के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। हाँ, उसमें तो बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजों को जिसमें आस्था, जन समूह या जनजातीय क्षेत्रों को या विचारों को लाते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी होते हैं। पहला होता है भू राजनीतिक स्थिति। आप कभी सोचे हैं कि अंग्रेजों ने जब पूरी दुनिया को घूम घूम कर पीट पीट के गुलाम बना लिया, नेपाल को क्यों नहीं बनाया? अफगानिस्तान को क्यों नहीं बनाया? हालांकि अफगानिस्तान लड़ने गए थे, पिट पिटा के लौट गए। तो बहुत सारे लोग आज खुश होते हैं कि अरे अफगानिस्तान तो सबको हरा दिया। नहीं, सबको हराया नहीं। सब वहां इस उद्देश्य से गए थे कि उन्हें क्या प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगा, मतलब जो पार्टी वहां गई अफगानिस्तान में, उन्हें लगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगा पड़ जाएगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। लड़ने में तो भारत में भी सब बहादुर थे, कहा अंग्रेजों ने छोड़ दिया, छोड़ा। 1857 में वो पीटा कि अगली 100 साल तक हमने कभी हथियार उनके विरुद्ध नहीं उठाए। सोचिए, भू राजनीति को भू राजनीति से पढ़ा जाता है, कूटनीति को कूटनीति से पढ़ा जाता है। बाकी चीजें उसमें सेकेंडरी होती है, पुशअप करने के लिए, मूल मुद्दाओं नहीं होती। जब भी इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ें तो इन चीजों को ध्यान। अगला है कि वैनगार्ड नामक दैनिक पत्रिका किस संगठन अथवा राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस डे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी या स्वराज पार्टी? सही उत्तर है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके संस्थापक जो थे एम एफ राय थे। इन्होंने 1940 में इसकी स्थापना की थी। इसी के द्वारा वो अपने क्रांतिकारी विचारों का खिलाफ करते थे। ठीक है, वैनगार्ड, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एम एन राय, 1940। चलिए अगला प्रश्न को भी फटाफट देख लेते हैं। इसे 9 और 10 प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए 9 और 10 प्रश्न जो है भारतीय संविधान से है और इसे हमने बहुआयामी तरह से रखा। बहुआयामी तरह से इसलिए रखा है ताकि चीजों को स्पष्टता से और बेहतरीन ढंग से आप समझ सकें। भारतीय संघ की व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, माने विशेषता है? भारतीय संघ व्यवस्था की क्या विशेषता है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 4 में से कौन है कौन नहीं है? द्वितीय सदन, राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, दोहरी नागरिकता, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब आपको बताना है कि हमारी संघीय व्यवस्था में इनमें से कौन है। तो ये तो नहीं है, एक नहीं है।
दो नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। हम भारत के लोग कहा गया है, हम बिहार बंगाल यूपी के लोग नहीं कहा गया है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा गया है, हम भारत के लोग। भारत के लोग का मतलब नागालैंड के सबसे पूर्वी इलाके में रहने वाले लोग की भी वही इंपॉर्टेंस है जो कश्मीर में रहने वाले किसी व्यक्ति की है या केरला में रहने वाले किसी व्यक्ति की है, चाहे वो किसी भी धर्म मूल लिंग वंश जाति से हो। याद रखिएगा, इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता के कारण ही संघ ताकतवर और राज्य कमजोर हो जाते हैं। तो केंद्र में 30 वर्णात्मक व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये दो व्यवस्था है। तो जो जिसमें है वो सही है, 3 और 4। हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी मामले को रिव्यू कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए डायरेक्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और न्यायपालिका किसी भी अवैध नहीं, किसी भी वैध कानून को, चाहे उसे किसी ने भी बनाया, वो देख सकती है कि क्या ये कानून के दायरे में है या नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि क्या अध्यादेश जो लाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको भी रिव्यू किया जा सकता है? तो भावना के आधार पर उसका भी रिव्यू किया जा सकता है। याद रखिए, भावना के आधार, ठीक है, शब्दों को ध्यान रखा जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, नवनिर्वाचित स्पीकर, पूर्व लोकसभा स्पीकर, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है प्रोटेम स्पीकर। जब लोकसभा बनता है तो एक प्रोटेम स्पीकर आते हैं और वही जो होते हैं वो उसकी अध्यक्षता होते हैं। आप बताइएगा कि हमारे देश की जो पहली संसद बनी थी, पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये था आज का हमारा 10 प्रश्न जो हमने बिहार दरोगा के लिए रखे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव या कोई जरूरत आपसे अपेक्षित है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।